दुनिया की सबसे ऊंची हिमालय की चोटियों से उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बीच सातवां सबसे बड़ा देश भारत, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। ऐसी भूमि जो बनी है संस्कृति और मूल्यों से, ऐसी भूमि जो बनी है प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों से, बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की साक्षी है ये भूमि भारत की, जिसे कई धर्मों ने हजारों वर्षों के इतिहास ने महान सभ्यता के विकास को दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बना दिया है। यही कारण है कि आज भारत के ऐसे कई स्थल हैं जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में सम्मानित किया गया है। यदि आप भारत में हो या भारत में आना चाहते हो तो इन स्थानों पर जाने का मौका ना चूके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को देखने के बाद अवश्य लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम जान लेते हैं भारत के उन 38 ऐसी जगहों के बारे में जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मानित किया है। नंबर 1, ताजमहल, आगरा। आकर्षक और भव्य, संगमरमर में तलाशा गया एक नायाब कलाविष्कार, पूरी दुनिया में अपने प्रकार का सिर्फ एक ताजमहल। 22,000 श्रमिकों, चित्रकारों, पत्थर काटने वाले, बुनाई विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया संगमरमर के इस अद्भुत शाहकार का निर्माण श्रेय मुगल शासक शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी सबसे प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में इस मकबरे का निर्माण किया, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। वैसे तो दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी सैकड़ों साल के बाद भी आज संगमरमरी हुस्न की चमक बरकरार है। यही वजह है कि इसका दीदार करने प्रतिदिन दुनिया भर से हजारों पर्यटक आते हैं। नंबर 2, हम्पी के स्मारकों का समूह। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम हिंदू साम्राज्यों में से एक, जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, हम्पी, जो कर्नाटक राज्य के दक्षिण में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे और ग्रेनाइट के पहाड़ों के बीच बसे हम्पी के अवशेष हमें अपनी भव्यता, विशालता और अद्भुत संपदा की कहानी बयां करते हैं। भले आज ज्यादातर अवशेष खंडर समान हो, पर आज भी वो उस जमाने के मनुष्य की असीमित प्रतिभा तथा शक्ति की कहानी बयां करती है। हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी विमाओं, फूलदार सजावट, षटपथ और कोमल पच्चीकारी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों और मूर्तिकला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय शामिल है। हम्पी में स्थित विठल मंदिर विजयनगर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी लक्ष्मी, नरसिंह और गणेश जी की एक पत्थर से बनी मूर्तियां अपनी विशालता और भव्यता के लिए उल्लेखनीय है। यहाँ स्थित कृष्ण मंदिर, पटाभिराम मंदिर, हजाराराम और जैन मंदिर है जो भव्यता के अन्य उदाहरण हैं। इसके अलावा भगवान हनुमान का जन्मस्थल अंजनाद्रि पर्वत, सुग्रीव गुफा भी हम्पी में है। हम्पी में अधिकांश मंदिरों में कई स्तर वाले मंडपों के बगल में व्यापक रूप से फैले बाजार भी है। हम्पी के हर एक पत्थर में आप विजयनगर के इतिहास को महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि हम्पी आज भारत का मुख्य पर्यटन स्थल बना हुआ है। नंबर 3, एलोरा की गुफाएं। अद्भुत बनावट एवं धार्मिक विशेषताओं से भरपूर, जहां हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म की कलाकृतियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बेसाल्टिक की पहाड़ी के किनारे बनी हुई एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है। अपनी अद्भुत शिल्पकारी एवं अद्वितीय बनावट के साथ अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए यह गुफाएं दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ निर्मित करीब 100 से ज्यादा गुफाओं में से एलोरा की 16वीं गुफा में बना कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। एक ही पत्थर में बना कैलाश मंदिर शिल्पकला एवं कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। नंबर 4, राजस्थान के पहाड़ी किले।
विश्व विरासतों की सूची में अपने आलीशान राजसी सौंदर्यता के लिए मशहूर राजस्थान के पहाड़ी किले, जिनमें से ज्यादातर अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जलावर, जयपुर और जैसलमेर के किले। यहाँ शासन करने वाले कुलों में मीणा, गुर्जर, राजपूत और जाट शासक शामिल थे, जिन्होंने राजस्थान में विभिन्न निर्माण और विकास कार्य किए। यह सभी शासक राज्य में विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे और इनके द्वारा बनाए गए कई स्मारकों और किलों से राजस्थान को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त हुई है। ये पहाड़ी दुर्ग राजस्थान में लंबे समय से वास्तुकला के अद्भुत कृति है और पर्यटन के प्रमुख आकर्षण है। इन सभी में से प्रत्येक किले में अनोखी ऐसी सुंदरता है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। नंबर 5, आगरा का किला। लाल किला 16वीं शताब्दी का मुगल स्मारक है, जो उस समय शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य केंद्र बना हुआ था। यह किला लाल सैंडस्टोन से बना है और 2.5 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। यह किला मुगल शासकों का शाही शहर भी कहा जाता था। आगरे किले का निर्माण 16 से 55 के आसपास शुरू हुआ, जब आरंभिक संरचना मुगल बादशाह अकबर ने निर्मित कराई। इसके बाद का कार्य उनके पोते शाहजहां ने कराया, जिन्होंने किले में सबसे अधिक संगमरमर लगाया। शाहजहां द्वारा निर्मित पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ खास महल विशिष्ट इस्लामिक पर्शियन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस विशाल किले के परिसर के अंदर पर्ल मस्जिद, दीवान-ए-आम, जहांगीरी महल, मोती मस्जिद और मस्जिद समेत मुगलों की बेहतरीन इमारतें बनी हुई हैं। वहीं दीवान-ए-आम का उपयोग प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को रखने में किया जाता था। ताजमहल से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बने आगरा के इस विशाल किले को देखने देश विदेश से पूरे साल पर्यटक आते हैं। नंबर 6, हुमायूं का मकबरा। राजधानी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। वर्ष 1570 में निर्मित यह मकबरा विशेष रूप से सांस्कृतिक महत्व दिखाता है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम उद्यान यानी मकबरा था। कई प्रकार के लाल और सफेद सैंडस्टोन से बनी यह इमारत काफी भव्य है। इस स्मारक की भव्यता यहाँ आने पर 2 मंजिला प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते समय ही स्पष्ट हो जाती है। यहाँ की ऊंची छल्लेदार दीवारें एक चौकोर उद्यान को 4 बड़े वर्गाकार हिस्सों में बांटती है, जिनके बीच पानी की नहरें हैं। प्रत्येक वर्गाकार को पुनः छोटे मार्गों द्वारा छोटे वर्गाकारों में बांट दिया गया है, जिससे एक प्रारूपिक मुहर उद्यान 4 बाग बनता है। यहाँ स्थित संपूर्ण गुंबद एक पूर्ण अर्धगोलाकार है, जो मुगल वास्तुकला की खास विशेषता है। इसकी विशेषताएं देख यूनेस्को ने इस स्थल को विश्व विरासत घोषित किया है। नंबर 7, अजंता की गुफाएं। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में आरंभ करते हुए और 6वीं शताब्दी में जारी रखते हुए अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला पाई जाती है, जो मानवीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट अनमोल समय को दर्शाती है। बौद्ध तथा जैन संप्रदाय द्वारा बनाई गई ये गुफाएं सजावटी रूप से तराशी गई है, फिर भी इनमें एक शांति और अध्यात्म झलकता है। विश्व विरासत स्थल घोषित अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ को काटकर विशाल घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई है। बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाई गई तस्वीरें भगवान बुद्ध की जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध देवत्व की घटनाओं का चित्रण करती है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों में जातक कथाएं हैं, जो बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित विविध कहानियों का चित्रण करती है। ये सुंदर छवियां और तस्वीरें बुद्ध को शांत और पवित्र मुद्रा में दर्शाती है। रंगों का रचनात्मक उपयोग से इन गुफाओं की तस्वीरें रचनात्मकता का एक उच्च स्तर माना जा सकता है, जिसे देखने लाखों पर्यटक उमड़ पड़ते हैं। नंबर 8, लाल किला, दिल्ली। लाल पत्थरों से बना दिल्ली का यह किला दुनिया के सर्वाधिक प्रभावशाली भव्य महलों में से एक है। भारत का इतिहास भी इस किले के साथ काफी नजदीकी से जुड़ा है, क्योंकि यहीं से ब्रिटिशों ने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को पद से हटाया था और 3 शताब्दियों से चले आ रहे मुगल शासन का अंत हुआ था। शाहजहां ने 11 वर्षों तक आगरा से शासन करने के बाद तय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए और यहाँ 1618 में लाल किले की नींव रखी गई। लगभग 1.5 मील के दायरे में यह किला अनियमित षष्ठभुजाकार आकार में बना है और इसके 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौर और दिल्ली गेट। दीवान-ए-आम
लाल किले का सार्वजनिक प्रेक्षागृह है। मुगल शासक यहाँ दरबार लगाते थे और विशिष्ट अतिथियों तथा विशेष विदेशी व्यक्तियों से मुलाकात करते थे। दीवाने आम की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी पिछली दीवार में लता मंडप बना हुआ है, जहां बादशाह समृद्ध पचीकरी और संगमरमर में बने मंच पर बैठते थे। किले का दीवाने खास निजी मेहमानों के लिए था। दीवाने खास सफेद संगमरमर का बना हुआ मंडप है, जिसे चारों ओर बारीक तराशे गए खंभे हैं। हर साल हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को इसी लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। नंबर 9, सूर्य मंदिर, कोणार्क। सूर्यदेव को समर्पित रथ के आकार में बना एक भव्य मंदिर, जिसके 24 पहिए और 6 अश्व खींच रहे हैं, वो कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी के पवित्र शहर के पास पूर्वी ओडिशा राज्य में स्थित है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित यह मंदिर 1250 में निर्मित किया गया है। यह ओडिशा की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा नमूना है और भारत का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ है। कोणार्क 2 शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहाँ कोण का अर्थ कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है। दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर यह सूर्य का कोना यानी कोणार्क कहा जाता है। कोणार्क का मंदिर न केवल अपनी वास्तुकलात्मक और भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह शिल्पकला के गुंथन और बारीकी के लिए भी प्रसिद्ध है। यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धियों का उच्चतम बिंदु है, जो भव्यता, उल्लास और जीवन के सभी पक्षों का अनोखा तालमेल प्रदर्शित करता है। यह भारत का एक विशाल मंदिर है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी आते हैं। नंबर 10, खजुराहो स्मारक समूह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो समूह के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेला साम्राज्य में बने इस अद्भुत मंदिर को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो का सबसे बड़ा और महान मंदिर अश्वर कंदरिया महादेव का है। उसके साथ साथ लक्ष्मण मंदिर भी बेहद प्रसिद्ध है। इसके अलावा नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर, सूर्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर जैसे भव्य और बेहद सुंदर मंदिर है। यहाँ की शिल्पकलाओं में धार्मिक छवियों के अलावा परिवार पार्श्व, अवराणा देवता, दिक्पाल और अप्सराएं तथा सूर सुंदरिया भी है, जो उनकी कोमल और युवा नारीत्व वेशभूषा और आभूषण के रूप में अपनी अपार सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी आगे है नंबर 11, फतेहपुर सिकरी। आगरा से कुछ ही दूर फतेहपुर सिकरी का शाही शहर है, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा कराया गया था। संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में सम्राट अकबर ने सिकरी ब्रिज पर इस विशाल शहर की नींव रखी थी। 1 वर्ष के अंदर अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो गया और अगले कुछ वर्षों के अंदर सुयोजनाबद्ध प्रशासनिक, आवासीय और धार्मिक भवन अस्तित्व में आए। 1570 से 1585 तक फतेहपुर सिकरी मुगलों की राजधानी रही। फतेहपुर सिकरी के महत्वपूर्ण भवनों में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबत उर नगारखाना, टकसाल, शाही कारखाना, खजाना, हकीम का घर, दीवाने आम, मरियम का निवास जिसे सुनहरा मकान भी कहते हैं, जोधाबाई का महल, बीरबल का निवास आदि शामिल है। फतेहपुर सिकरी में कई प्राचीन धरोहर हैं और यहाँ अकबर के द्वारा बनाए गए कई किले हैं, जो आज भी उसी अवस्था में मौजूद है। इस शहर का अपना एक इतिहास है। यही कारण है कि लोग मुगल कालीन किलों, दरगाहों और अन्य स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। नंबर 12, जयपुर शहर। चारों ओर से अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसा जयपुर शहर यानी पिंक सिटी देश विदेशी सैलानियों की पहली पसंद है। शानदार महलों और भवनों वाले इस शहर को बनाते समय इसमें आवागमन के लिए 60 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। शहर की प्रतिष्ठा और यहाँ की प्राचीन संस्कृति का अतीत 18वीं शताब्दी की याद ताजा करती है। इसका श्रेय महान योद्धा और खगोल विज्ञानी महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय को जाता है। राजसी किले और हवेलियां, विशाल सुंदर बगीचे, सुंदर मंदिर, शांत परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ने जयपुर को दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है।
जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की संरचनाओं के निर्माण के लिए गुलाबी रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। हवा महल भी जयपुर का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा सिटी पैलेस, जंतर मंतर वेधशाला, जयगढ़ किला भी बेहद खास है। जयपुर का गौरवशाली अतीत शहर के महलों और किलों में आज भी जीवित है, जिसमें एक शाही परिवार रहा करता था। नंबर 13, पट्टाडकल के स्मारकों का समूह। दक्षिणी भारत के वास्तुकलात्मक रूपों का सुमेलित मिश्रण मध्यकालीन भारत के चालुक्य राज्य के बड़े मंदिरों का समूह, जिसे पट्टाडकल स्मारक समूह नाम से जाना जाता है, अपनी स्थापत्य शैली, कलाकृति, नक्काशी और रोमांचक इतिहास के लिए पूरे विश्व भर में मशहूर है। इस स्मारक समूह का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य राजवंश के शासकों ने करवाया था। उस समय इसका उपयोग केवल राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। वैसे तो लगभग 150 से अधिक मंदिर सम्मिलित है जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है, पर पट्टाडकल स्मारक समूह में कुल 10 प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से 9 हिंदू धर्म के और 1 जैन धर्म का मंदिर है। इसमें कई छोटे मंदिर और न्यायाधार भी सम्मिलित है। पट्टाडकल के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है। इसके अलावा करसुदेश्वर मंदिर, जम्बुलिंगेश्वर मंदिर, गलागानाथा मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, पंपानाथा मंदिर और जय नारायण मंदिर जैसे कई सुंदर मंदिर हैं। यह मंदिर समूह अपनी एक विशेष कला और संस्कृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंबर 14, भारत की पर्वतीय रेलवेज। भारतीय रेल की सबसे पुरानी और ऊंची ऊंची पहाड़ों बादलों से गुजरती 3 रेलवे, जिसे सामूहिक रूप में भारत की पर्वतीय रेल के रूप में जाना जाता है, वो है दार्जिलिंग हिमालयी रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल और कालका शिमला रेल। ये तीनों रेलवे जिस जगह से गुजरती है उस जगह के नज़ारे अपने आप में सुंदर है। इनमें से सबसे पहले है दार्जिलिंग हिमालयी रेल। दार्जिलिंग में इस ट्रेन की शुरुआत 1881 में की गई थी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 2 फीट चौड़ी पटरी पर चलती है और इसमें कोयले वाले इंजन लगे हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की आंतरिक साज सज्जा बेहतरीन है। टॉय ट्रेन की इस अविस्मरणीय यात्रा का लुत्फ उठाते हुए आप किसी और ही दौर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे का। ऊटी के नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो ऊटी से कन्नूर होते हुए मेट्टुपालयम तक सैकड़ों वलयों, पुलों और गुफाओं से गुजरती हुई पहुंचती है। नीलगिरी के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच गुजरती यह रेल आपको बेहद खास अनुभव देती है। अंत में नंबर आता है कालका शिमला रेलवे का। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग, जिसे 1903 में शुरू किया गया था। कालका शिमला रेलवे लाइन पर 103 सुरंगें, 870 छोटे बड़े पुल, 920 घुमाव सफर को और भी रोमांचक बनाती है। देश विदेश के सैलानी शिमला आने के लिए इसी रेल मार्ग से टॉय ट्रेन में सफर का आनंद लेते हैं। नंबर 15, सुंदरबन। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। सुंदरबन में 4 संरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों अर्थात सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन पश्चिम, सुंदरबन दक्षिण और सुंदरबन पूर्व वन्यजीव अभयारण्य के रूप में सूचीबद्ध किया है। भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ ये 1,80,000 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र, जहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिसके नाम पर ही इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर देवा, केवड़ा, दरमजा, आम्बलोपी और गोरान वृक्षों की ऐसी प्रजातियां हैं जो सुंदरवन में ही पाई जाती है। यहाँ के वनों की एक खास बात यह है कि यहाँ वही पेड़ पनपते हैं या बच सकते हैं जो मीठे और खारे पानी के मिश्रण में रह सकते हो। सुंदरबन बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियों के साथ साथ हमारे प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। नंबर 16, भारत के पश्चिमी घाट। हिमालय से भी पुरानी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला अपने अद्वितीय जैव भौतिकी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली यह पर्वत श्रृंखला भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के जैविक विविधता और स्थानिकता का असाधारण उच्च स्तर प्रस्तुत करती है। पश्चिमी घाट के जंगल अपने खास उष्णकटिबंधीय सदाबहार पेड़ों से बने हैं और कम से कम 325 प्रकार की वनस्पति, जीव, पक्षी, उभयचर, मछली प्रजातियों यहाँ पाई जाती है। यही वजह है कि आज पश्चिमी घाट विश्व धरोहर स्थल रूप में शामिल है, जिसको बचाना हम सबका कर्तव्य है। नंबर 17, महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। दक्षिण भारत के शहर चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर महाबलीपुरम अनेक सुंदर सुंदर मंदिरों का शहर है।
महाबलीपुरम में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें तट मंदिर और रथ गुफा मंदिर इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम अपने जटिल नक्काशीदार मंदिरों और रॉक कट गुफाओं के लिए जग प्रसिद्ध है। पल्लव वंश ने अपने पीछे एक शानदार इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति का खजाना छोड़ा है, जिनमें आश्चर्यजनक मोनोलिथ रॉक मंदिर और देवताओं की आकर्षक प्रतिमाएं आदि शामिल थी। हालांकि महाबलीपुरम का इतिहास पल्लव वंश से भी पहले 7वीं-8वीं शताब्दी पुराना माना जाता है। महाबलीपुरम के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शोर मंदिर, पंचरथ मंदिर, गणेश रथ मंदिर, त्रिमूर्ति गुफा मंदिर, अर्जुन की तपस्या भूमि, कृष्णा बटरबॉल, महिषमर्दिनी गुफा, धर्मराज गुफा और वराह गुफा मंदिर विशेष है। ऐसी महान कलाकृतियों को देखना अपने आप में सुखद अनुभव होता है। नंबर 18, नंदा देवी और फूलों की घाटी। लगभग आधा किलोमीटर चौड़ी और 3 किलोमीटर लंबी तथा 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई उत्तराखंड की पहाड़ियों में फैली यह फूलों की वैली अपने अनेक प्रकार के पौधों और बेहद खूबसूरत फूलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अल्पाइन फूलों और घास के मैदानों से सुसज्जित यह प्राकृतिक स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन व्यक्तियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटन स्थल में सैकड़ों प्रजातियों और रंगों के फूल पाए जाते हैं। यही फूलों की घाटी की लोकप्रियता का रहस्य है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिमालय की गोद में बसी इस घाटी में लगभग 300 से भी अधिक प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल पाए जाते हैं। जुलाई से अगस्त तक हर साल ये घाटी रंग बिरंगे फूलों से सजी दिखाई देती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का यह हिस्सा फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नंबर 19, काजीरंगा नेशनल पार्क। लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा हासिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 435 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जहां एक सींग वाले गेंडों के अलावा बाघ, हाथी, हिरण, जल भैंस इत्यादियों का ये घर भी है। ब्रह्मपुत्र और नदियों की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में तालाबों की संख्या बहुत है। इन तालाबों में बहुत सारे जलीय जीव भी देखने को मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में 2450 के आसपास एक सींग वाले गेंडे हैं। देखने में तो ये बहुत मोटे होते हैं और इनका वजन लगभग 3 टन का होता है। इनके अलावा यहाँ हाथी, हिरण, जंगली सुअर, पेंगोलिन, बंदर, चीता, भालू, लोमड़ी, सियार भी पाए जाते हैं और यहाँ बाघ भी देखने को मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क अपनी असीम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पूरे विश्व भर में लोकप्रिय है। नंबर 20, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, यह पारंपरिक भारतीय तथा विक्टोरियन गोथिक वास्तुकला का मिश्र नमूना है। यह टर्मिनस इन दोनों संस्कृतियों के बीच प्रभावों के महत्वपूर्ण आपसी बदलाव को दर्शाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का निर्माण 1888 में पूरा हुआ, जो मध्यकालीन इटालियन मॉडल पर आधारित हाई विक्टोरियन गोथिक डिजाइन के अनुसार है। यह भव्य टर्मिनस वास्तुकला की सुंदरता को भी दर्शाता है, जो रचनात्मक और तकनीकी लिहाज से उन्नत है। यह भव्य टर्मिनस भारत में मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने इस 19वीं शताब्दी के अंत में बने भव्य रेलवे वास्तुकलात्मक भवन को विश्व विरासत स्थल नामित किया है। यह टर्मिनस पारंपरिक पश्चिमी और भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना कहलाता है। नंबर 21, कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 70 मीटर ऊंची विजय मीनार के रूप में निर्मित 5 मंजिला मीनार है, जिसे कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। इस मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और चौथी तथा 5वीं मंजिलें मार्बल और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ऐबक से तुगलक काल तक की वास्तुकला शैली का विकास इन मीनार में स्पष्ट झलकता है। मीनार के निकट भारत की पहली क़वातुल इस्लाम मस्जिद है। कुछ मानते हैं कि इसे विजय मीनार के रूप में भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। कुछ मानते हैं कि इसका निर्माण अजान देने के लिए किया गया है। फिर भी यह एक बेहतरीन स्मारक है। नंबर 22, चोला मंदिर। दक्षिण भारत के वे 3 महान मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंडा जोलीश्वरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर, जिसे चोला मंदिर समूह के रूप में जाना जाता है, मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उत्पादन और द्रविड़ शैली को दर्शाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है, जो चोला राजाओं की प्रसिद्ध राजधानी थी। चोला राजाओं के शासनकाल में अधिकांश भव्य मंदिर और विशिष्ट ताम्र मूर्तियां दक्षिण भारत में निर्मित की गई। राजेंद्र प्रथम, राजा राम प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी द्वारा निर्मित दूसरा बृहदेश्वर मंदिर परिसर 11वीं सदी में बनकर तैयार हुआ था। छोटे मंदिरों से घिरा मुख्य मंदिर वास्तव में सरदारों और जागीरदारों से घिरे एक महान चक्रवर्ती सम्राट की उपस्थिति को प्रस्तुत करता है।
ऐरावतेश्वर मंदिर परिसर भगवान शिव को समर्पित है और उत्तरार्ध को ऐरावतेश्वर के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनकी पूजा ऐरावत द्वारा की गई थी। मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और कांस्य कास्टिंग में चोल राजाओं की शानदार उपलब्धियों की गवाही देते हैं। नंबर 23, एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर के पास स्थित पौराणिक देवताओं की आकर्षक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एलिफेंटा को घारापुरी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि कोंकणी मौर्य द्वीप की राजधानी थी। गुफा में बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जिसे राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास खोजा गया था। पहाड़ों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है जो महाराष्ट्र के मुख्य आकर्षणों में से एक है। गुफा में बनी सुंदर मूर्तियों में हिंदू और बौद्ध धर्म की झलक साफ देखी जा सकती है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई देती है। इस गुफा संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। नंबर 24, जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर राजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित किए गए 5 वेधशालाओं में से एक है। अन्य वेधशालाएं दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन एवं मथुरा में स्थापित है। जयपुर की वेधशाला इस कड़ी की अंतिम अतः कदाचित सर्वोत्तम वेधशाला है। इसका निर्माण सन 1728 के आरंभिक कालावधि में किया गया था। वेधशाला की सूचना पटलों पर इसके निर्माण एवं पुनरुद्धार का संपूर्ण विवरण अंकित है। साथ ही उन ज्योतिषाचार्यों का नाम भी अंकित है जिन्होंने इन यंत्रों के चिन्हित संख्याओं को प्रमाणित किया था। इसके निरीक्षण द्वारा खगोल शास्त्र के संबंध के रूप में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ स्थापित विविध यंत्रों के मूलभूत सिद्धांतों एवं उनकी कार्य प्रणालियों के नाम कुछ इस प्रकार है: सम्राट यंत्र, ध्रुव दर्शक पट्टिका, जय प्रकाश यंत्र, कपाली यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, राज यंत्र, राशि वलय यंत्र, राम यंत्र, षष्ठांश यंत्र और चक्र यंत्र। अगर आप में खगोल शास्त्र की रुचि है तो इस जगह जाकर इस महान विरासत को देखना और समझना ना भूलें। नंबर 25, सांची के बौद्ध स्तूप। सांची ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व वाला एक धार्मिक स्थान जो प्रसिद्ध है अपने स्तूपों, एक चट्टान से बने अशोक स्तंभ, मंदिरों, मठों तथा ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए शिलालेखों की संपदा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सांची के स्तूप अपने प्रवेश द्वारों के लिए उल्लेखनीय है। इनमें बुद्ध के जीवन से ली गई घटनाओं और उनके पिछले जन्म की बातों का सजावटी चित्रण है। जातक कथाओं में इन्हें बोधिसत्व के नाम से भी वर्णित किया गया है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध को संकेतों द्वारा निरूपित किया गया है। सांची में स्तूपों का निर्माण 3री ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। सांची को काकनाय, बेदिसगिरी, चैतियागिरी और आदि नामों से जाना जाता था। सांची में एक पहाड़ी पर स्थित यह कॉम्प्लेक्स है जहाँ चैत्य विहार, स्तूप और मंदिरों को देखा जा सकता है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से कुछ मंदिर यहाँ है। नंबर 26, भीमबेटका की पहाड़ी गुफाएं। विंध्याचल पर्वत की तराई में मौजूद भीमबेटका को भीम का निवास भी कहते हैं। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। यह पूरा क्षेत्र गुफाओं से पटा है। यहाँ करीब 600 गुफाएं हैं। यह पूरा क्षेत्र खड़े और बिखरे पत्थरों के बीच सागवान और सखुआ पेड़ों से अटा पड़ा है। इनमें से कुछ गुफाओं में उकरे हुए चित्र कई युगों पुराने हैं। वास्तव में ये गुफा चित्र यहाँ के प्रमुख आकर्षण है और ये ऑस्ट्रेलिया के सवाना क्षेत्र और फ्रांस के आदिवासी शैल चरित्रों से मिलते हैं जो कालिहारी मरुस्थल के बौनों द्वारा किया गया है। चूंकि इन गुफाओं का इस्तेमाल विभिन्न कालों में आदि मानवों ने अपने घर के रूप में किया, इसलिए वहाँ उकेरे गए पेंटिंग्स उनकी जीवन शैली और सांसारिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। मौलिक रूपरेखा और रंगों के निपुण चयन ने हमारे पूर्वजों की इन गतिविधियों में जान डाल दी है। विभिन्न सामुदायिक गतिविधियां जैसे जन्म, मरण, धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य, शिकार खेलना या आंखें दृश्य, जानवरों की लड़ाइयाँ और आमोद प्रमोद को इन चित्रों में स्थान दिया गया है। गेंडा, बाघ, जंगली भैंस, भालू, मृक्ष, सुअर, शेर, हाथी, छिपकली इत्यादि को इन चित्रों में देखा जा सकता है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि इन पेंटिंग्स में जो रंग भरे हैं वो कई युगों बाद भी वैसे ही बने हुए हैं। यहाँ जो सबसे पुरानी पेंटिंग है वो करीब 12,000 साल पुरानी है, जबकि सबसे नवीन पेंटिंग
1000 साल पुरानी है। अतः इस पुरातन इतिहास को एक बार देखना आवश्यक बनता है। नंबर 27, नालंदा महाविहार। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत के प्राचीन साम्राज्य मगध यानी आधुनिक बिहार में एक बड़ा बौद्ध मठ था, जहाँ कभी दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था। माना जाता है कि बुद्ध कई बार यहाँ आए और यही वजह है कि 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। नालंदा को भारत के शुरुआती विश्वविद्यालय के रूप में चिन्हित किया जाता है। नालंदा 5वीं और 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के तहत और बाद में कनौज के सम्राट हर्ष के अधीन विकसित हुए। गुप्त युग से विरासत में मिली उदार सांस्कृतिक परंपराओं के परिणाम स्वरूप 9वीं शताब्दी तक विकास और समृद्धि की अवधि हुई। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत तथा श्रीलंका आदि देशों से विद्यार्थी यहाँ आकर कई वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते थे और कठोर जीवन बिताते थे। यहाँ इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य रहते थे। देश विदेश के कोनों से पर्यटक और इतिहास में रुचि दिखाने वाले सैलानी यहाँ आते रहते हैं। नंबर 28, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, गोवा। पणजी से 10 किलोमीटर की दूरी पर मांडोवी नदी के तट पर पुराना गोवा कस्बा बसा हुआ है। यहाँ भारत के कुछ बड़े गिरजाघर हैं और इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे सम्मानित चर्च है जिन्हें दुनिया भर के ईसाई मानते हैं, और वो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। शिशु जीसस को समर्पित बेसिलिका को अब वैश्विक विरासत स्मारक जो घोषित किया गया है। इस वास्तु को भारत में बरोक वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यह सुंदर संरचना जिसमें सफेद संगमरमर लगाया गया है और जिसे भित्ति चित्रों और अंदरूनी शिल्पकला से सजाया गया है। बेसिलिका में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे हैं जो गोवा के संत थे और उनकी मृत्यु 1552 में हुई थी। विस्तार पूर्वक बताए गए अल्तार लकड़ी, पत्थर, स्वर्ण और ग्रेनाइट में शिल्पकला और पचीकरी का सुंदर उदाहरण है। सही मायनों में गोवा दर्शन का महत्व बेसिलिका को देखने के बिना अधूरा रह जाता है। नंबर 29, अहमदाबाद। भारत का पहला विश्व धरोहर शहर 15वीं सदी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा बसाया गया अहमदाबाद है। यूनेस्को ने इसे पहले भारत की कई ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, लेकिन यह पहला मौका है जब भारत के किसी शहर को विश्व विरासत घोषित किया गया हो। इस शहर में आर्किटेक्ट के बेहतरीन उदाहरण है। उदाहरण के लिए भद्रागढ़, किले की दीवारें और उसके गेट। यहाँ कई मस्जिदें और मकबरे हैं। वही बाद के समय में बने कई हिंदू और जैन मंदिर भी यहाँ है। यह शहर पिछले 60 सालों से गुजरात की राजधानी भी है। नंबर 30, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह पार्क, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसका निर्माण लगभग 250 वर्ष पहले महाराजा सूरजमल ने करवाया था। भरतपुर के महाराजा इस उद्यान का उपयोग बतखों के शिकार के लिए निजी स्थान के रूप में किया करते थे। इस पार्क में कछुओं की 7 किस्में, मछलियों की 50 किस्में और उभयचरों की 5 किस्में पाई जाती है। इसके अलावा यह उद्यान पक्षियों की लगभग 350 किस्मों का प्राकृतिक आवास है। मानसून के मौसम के दौरान देश के प्रत्येक भागों से यहाँ पक्षियों के झुंड आते हैं तथा यहाँ साइबेरिया, मंगोलिया, यूरोप, अफ्रीका से पक्षी सर्दियों के मौसम में आते हैं। पानी में पाए गए कुछ पक्षी जैसे सिर पर पट्टी और ग्रे रंग के पैरों वाली बतख, कुछ अन्य पक्षी जैसे पिनटेल बतख, सामान्य छोटी बतख, रक्तिम बतख, जंगली बतख, वेंगिस, शोवेलर्स, सामान्य बतख, लाल कलगी वाली बतख और गदार्स यहाँ पाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक अन्य पक्षी जैसे शाही गिद्ध, मैदानी गिद्ध, पीला भूरा गिद्ध, धब्बेदार गिद्ध, हैरियर गिद्ध और सुस्त गिद्ध देख सकते हैं। पक्षियों के अलावा पर्यटक जानवर जैसे काला हिरण, पायथन, सांभर, धब्बेदार हिरण और नीलगाय देख सकते हैं। केवलादेव मानव निर्मित झील है। यहाँ पक्षियों के लिए बेहतरीन माहौल तैयार किया गया है। अगर आप पक्षी प्रेमी हो तो यहाँ आना न भूलें। नंबर 31, मानस वन्यजीव अभयारण्य। मानस नेशनल पार्क असम का एक प्रसिद्ध पार्क है। इसे यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है। यह पार्क अपने दुर्लभ और लुप्तप्राय स्थानिक वन्यजीव के लिए जाना जाता है, जैसे असम छत वाले कछुए, हेपिड खरगोश, गोल्डन लंगूर और पेगीहॉग। मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक सींग का गेंडा, बारहसिंगा, भारतीय बाघ, भारतीय तेंदुआ, एशियाई स्वर्ण बिल्ली, ढोल, टोपी वाले लंगूर, स्वर्ण लंगूर, सांभर, हिरण और चीतल इत्यादि प्राणी विशेष रूप से पाए जाते हैं। मानस पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है और घने जंगलों से आच्छादित है। मानस नदी पार्क के पश्चिम छोर से बहती है और इस अभयारण्य की मुख्य नदी है। अगर आप जंगल सफारी के शौकीन हैं तो ये स्थान आपके लिए बेहद खास साबित होगा।
नंबर 32 रानी का वाव, पाटन, गुजरात। रानी का वाव भारतीय गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है। गुजराती भाषा में बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं को वाव कहते हैं, इसलिए इसे रानी का वाव कहा जाता है। इस ऐतिहासिक और अनोखी बावड़ी का निर्माण सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव की प्रथम पत्नी ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में लगभग 11वीं सदी में बनाया था। इस बावड़ी का निर्माण मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में किया गया है, जो इसकी उत्कृष्टता और इसकी भव्यता को बयां करता है। इस बावड़ी के पश्चिम छोर पर प्रमुख शिल्पकारिता मौजूद है, जो कि इसका कुआं है और जिसका व्यास लगभग 10 मीटर और गहराई लगभग 30 मीटर है। लंबाई 64 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और गहराई 27 मीटर है। रानी का वाव वर्षा और अन्य जंगल संग्रह प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। बावड़ी के अंदर भगवान विष्णु से संबंधित बहुत सी कलाकृतियां और मूर्तियां बनाई हुई हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु के दशावतार के रूप में ही मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से कल्की, राम, कृष्णा, नरसिंहा, वामन, वराही और दूसरे मुख्य अवतार भी शामिल है। इस भव्य बावड़ी की संरचना, इतिहास और कलाकृति को देखते हुए वर्ष 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 33 कंचनजंगा पार्क। सिक्किम के उत्तर में शक्तिशाली हिमालय की गोद में बसा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा चोटी के नाम पे रखा गया है। सिक्किम स्थित कंचनजंगा नेशनल पार्क बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उद्यान हिम तेंदुए और हिमालयी तार सहित वनस्पतियों और जीवों की सबसे अधिक स्थानिक और दुर्लभ प्रजातियों का घर है। जैव विविधताओं में अद्वितीय यह जगह एक विविध परिदृश्य और लुभावनी विचारों के साथ ट्रेकिंग के लिए स्वर्ग है, जो पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कई ग्लेशियर भी देखे जा सकते हैं, जिनमें से 26 किलोमीटर की लंबाई वाला जेमू ग्लेशियर सबसे महत्वपूर्ण है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में घूमने के लिए सबसे प्रमुख जगहों में से एक है, जो प्रत्येक वर्ष कई हजार पर्यटकों की मेजबानी करता है। नंबर 34 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू मनाली जिले के 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में विभिन्न प्रजातियों के वन्य प्राणी जैसे कि काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, बर्फीला तेंदुआ, गोरल के अतिरिक्त मुर्ग प्रजाति के अति दुर्लभ पक्षी जाजुराना व मोनाल, कोकलास सहित पशु पक्षियों की कुल 300 प्रजातियां पाई जाती है। तेंदुओं की यहाँ भरमार है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कुछ वर्जिन कोनिफरस नामक वन पाए जाते हैं। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हिस्सा एल्पाइन चारागाह और ग्लेशियर का है। इस हिमालय की इतनी बड़ी ऊंचाई होने के बावजूद यहाँ काफी जैव विविधता का नजारा देखने को मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार इस पार्क में बड़ी से बड़ी इलाज को करने के लिए उपयोग में आने वाली जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा खजाना उपलब्ध है। नंबर 35 चंपानेर और पावागढ़। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल एक खूबसूरत उद्यान है और पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह पार्क भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। पार्क का निर्माण सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा द्वारा चंपानेर शहर के निकट करवाया था। ये पार्क गौरवशाली किले, मंदिरों, पर्वत और झीलों के लिए मशहूर है। ये पार्क के आसपास का कालिका माता मंदिर भी विशेष प्रसिद्ध है। इसके साथ चंपानेर पावागढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल यहाँ का किला पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह आकर्षक और ऐतिहासिक किला पावागढ़ पहाड़ी के खूबसूरत नजारे को प्रस्तुत करता है। यहाँ के मौलिया पठार पर प्रसिद्ध लकुलिश मंदिर स्थित है। चंपानेर पावागढ़ में हिंदू और जैन धर्म से संबंधित कई मंदिर निर्मित किए गए हैं, जो कि शानदार वास्तुकला और डिजाइन के अनूठे उदाहरण हैं। इसके अलावा हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, जामी मस्जिद, लकुलिश मंदिर, लीला गुंबद की मस्जिद, नगीना मस्जिद और सिनोटाफ और केवड़ा मस्जिद भी प्रसिद्ध है। नंबर 37 महाबोधि मंदिर, बोधगया। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर का संकुल भारत के पूर्वोत्तर भाग में बिहार राज्य का मध्य हिस्सा है। महाबोधि मंदिर एक पवित्र बौद्ध धार्मिक स्थल है। यह वही स्थान है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह मंदिर भारत के सबसे पहले स्थापित बौद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की बनावट में द्रविड़ वास्तुकला शैली की झलक साफ दिखाई देती है। इस मंदिर का निर्माण पूरी तरह से ईंटों से किया गया है और पूर्वी भारत में जीवित रहने वाली सबसे पुरानी ईंट संरचनाओं में से एक है, जो गुप्त शासन काल से अब तक वैसा ही खड़ा है। मंदिर के भीतरी भाग में भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो पद्मासन मुद्रा में है। इस मंदिर की कुछ दीवारों पर कमल के फूल की आकृति, जबकि कुछ 4 दीवारों पर सूर्य, लक्ष्मी और कई अन्य हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनाई हुई है।
हर साल बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से बोध गया आते हैं। नंबर 37, ले कॉर्बुसियर के वास्तुशिल्प। स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार, डिजाइनर, चित्रकार, शहरी योजनाकार, लेखक और जो अग्रणी है उनमें से एक अग्रणी नाम है चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट यानी ले कॉर्बुसियर। आज चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स भारत के चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 1 में स्थित ले कॉर्बुसियर द्वारा डिजाइन किया गया एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। यह स्थल लगभग 100 एकड़ जमीन क्षेत्र में फैला हुआ है और यह चंडीगढ़ की वास्तुकला की एक महान अभिव्यक्ति है। इनमें से 3 इमारतें, 3 स्मारक और एक झील है, जिनमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामितीय पहाड़ी और टावर और शेडोज शामिल है। नंबर 38, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल 19वीं सदी के विक्टोरियन नियो गोथिक सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है जो भारत के महाराष्ट्र में मुंबई के फोर्ट इलाके में है, जिसे 2018 में विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ओवल मैदान के पूर्व की ओर मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई विश्वविद्यालय और राजाबाई टावर की इमारतें हैं जो 19वीं सदी के विक्टोरियन गोथिक शैली की है। ओवल मैदान के पश्चिम की ओर आर्ट डेको इमारतें हैं, जिनमें निजी स्वामित्व वाली आवासीय इमारतें हैं और इरोस सिनेमा भी शामिल है। यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हमारे पूर्वजों द्वारा मिली विरासत को अनमोल मानते हुए इन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखना है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन इमारतें और स्मारक हमारे लिए और दुनिया के लिए एक संपत्ति है। इसलिए विश्व धरोहर दिवस विश्व के समुदाय के लिए सामूहिक प्रयास है जो जरूरतमंदों के लिए किया जाए। यह दिन सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखता है और लोगों को इसकी संवेदनशीलता के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी इन विरासतों को संरक्षित रखने में आपका योगदान दें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।